बच्चों आप सभी का डाउट नट पर बात कर रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है पुष्पीय पादपों का शारीर, ना कि शरीर, है ना। पुष्पीय पादपों का शारीर, जिसमें हम पुष्पीय पादपों की आंतरिक अध्ययन कर रहे थे। हमने ऊतक की बात करी थी, मैंने आपको बता दिया था पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभजोतक ऊतक और आपके स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे थे कौन से, स्थायी ऊतक। आज भी हम पढ़ेंगे क्या बेटा जी, स्थायी ऊतक। फिर लास्ट में लेकर आऊंगा क्विज, ठीक है बच्चों। मैंने आपको स्थायी ऊतक जो थे, देखिए विभजोतक ऊतक पिछले लेक्चर में भी बताया था, विभजोतक ऊतक का ये डायग्राम। स्थायी ऊतक ये क्या थे, स्थायी ऊतक मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ समझा चुका हूं। स्थायी ऊतक क्या थे याद करिए, मैंने आपको बता दिया था। स्थायी ऊतक जो थे वो वे ऊतक थे जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं है। बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना। वो वे ऊतक थे जिनमें हो सकता है अंतर कोशिकीय अवकाश मिल जाए। वो वे ऊतक थे जिनमें एक निश्चित कार्य करने की क्षमता होती है। वो वे ऊतक थे जो या तो सारी की सारी कोशिकाएं समान हो सकती हैं या असमान भी हो सकती है। वो वे ऊतक थे, ध्यान से सुनिएगा, वो वे ऊतक थे जो आपके दो प्रकार के थे। एक थे बेटा जी आपके सरल और एक थे आपके जटिल। कौन से, स्थायी ऊतक, ठीक है। सरल जो थे बच्चों वो थे हमारे तीन प्रकार के। सबसे पहला हमने पढ़ लिया था पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा चल रहा था कोलेनकाइमा, जिसे आज हमें और पढ़ना है, और तीसरा जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो तीन हमारे क्या है, सरल स्थायी ऊतक है, ठीक है। स्थायी ऊतक का मीनिंग समझ में आ गया था। सरल स्थायी और जटिल स्थायी में फर्क क्या था, आई होप याद होगा। सरल, मैं बार बार ये चीजें रिवाइज क्यों करता हूं, क्योंकि हम खुद भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कई बार पढ़ाते पढ़ाते भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान ही है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते भी भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं भैया, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, समझना। मैं भी रोज पढ़ता हूं, समझता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं, रोज पढ़ाई करता हूं। तो आप इस चीज को समझना, अगर मैं अपनी उम्र में, इस उम्र में अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो आपको तो मेरे से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो बेटा जी हम यहाँ पर सरल और जटिल में दोनों में फर्क जानते हैं। सरल वो ऊतक थे, सरल स्थायी ऊतक वो थे जो सारे के सारे एक ही प्रकार की आकृति वाली कोशिकाओं से बने होते, जिनका एक निश्चित कार्य था। जबकि जटिल वो थे जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से, आकृति वाली कोशिकाओं से बने होंगे, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। बेटा यहाँ पर पढ़ रहे थे हम सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो तीन प्रकार के हैं। पैरेन्काइमा हमने देख लिया, पैरेन्काइमा याद आ रहा है। मृदूतक कहां पर मिल रहा था, मुलायम भागों में मिल रहा था। क्या कार्य कर रहा था, मुख्य रूप से भोजन का निर्माण या भोजन का संचय कर रहा था। और हरित लवक होएगा तो क्या कहला रहा था, क्लोरेन्काइमा। वायु होएगी तो क्या कहलाएगा, एरेन्काइमा। याद करिए, बताया था। जीवित है कि मृत थी वो कोशिकाएं, पैरेन्काइमा की कोशिका हमेशा कैसी होती है, जीवित होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश मिल रहा था, लेकिन बहुत कम मिल रहा था, याद रखना, मिल रहा था लेकिन थोड़ा कम मिल रहा था, ठीक है। अब आप बात करेंगे किसकी, कोलेनकाइमा की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों, स्थूल कोणोतक, ठीक है। तो बेटा जी स्थूल कोणोतक यानी कोलेनकाइमा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, ये भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था, याद करिए। ये भी पिछले लेक्चर में बताया, 2 से 3 बिंदु इसके मैंने आपको बता दिए थे। क्या क्या बता दिए थे, मैं फटाफट आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या ये जीवित कोशिकाएं हैं कि मृत हैं, बेटा ये जीवित, ये भी जीवित ऊतक है। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। ये पैरेन्काइमा से थोड़े से अलग थे। कैसे, इनकी लंबाई जो है, कोशिकाओं की लंबाई जो है वो पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से थोड़ी सी लंबी होती है। यानी ये मृदु तक ऊतक की कोशिकाओं से, ध्यान से सुनना, कोशिकाओं से थोड़े लंबे होते हैं। पेन और कॉपी है ना अपने पास,
लिखते जा रहे हैं ना, लिखते जाइएगा बेटा जी, ये सारे बिंदु लिखते जाने हैं आपने, ठीक है। समझना है, लिखना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल से चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट बेटा, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश, इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कतई नहीं मिलने वाला है। अंतर है या नहीं है, याद रखना। इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है? होता है कि नहीं होता? अनुपस्थित होता है। भूल मत जाइएगा। याद रखना है। बताएं, क्या ये सिंपल से सामान्य से 3 बिंदु आपको समझ में आए हैं? क्या क्या? ये भी जीवित हैं भैया। ये जो है, ये मृदु तक से थोड़ी सी इनकी लंबाई जो है मृदु तक से, यानी पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी कोशिका के बीच में जो खाली जगह थी, अंतर कोशिकीय अवकाश इनमें नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाला बिंदु, ये 2 बिंदु तो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगाता जाऊंगा, जरूर याद रखने आपने, ठीक है। कितने बिंदु हो गए? 3। चले आगे, चौथा बेटा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, काहे इन ऊतकों को स्थूल कोण बोला गया है। स्थूल कोण क्यों बोला गया था? वाई स्थूल कोण? क्यों स्थूल कोण? क्यों बोलते हैं इनको हम स्थूल कोण? ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके लगा ना, वाई स्थूल कोण है। चलिए, इनको स्थूल कोण क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बता दिया था। स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटापा या मोटा, और कोण का मतलब होता है किनारा। अब मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई कि भैया ये एक कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका में बच्चों ध्यान से देखना, इस कोशिका में कोशिका भित्ति मिल रही थी, लाल रंग की कोशिका भित्ति मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस कोशिका भित्ति, ये जो लाल रंग की जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के जो किनारे हैं ना मेरे भाई, ध्यान से देखना, इस कोशिका भित्ति के जो किनारे हैं वो थोड़े से आपको फूले हुए से दिखाई देंगे। अब आप खुद सोचिए, किनारे फूल गए, किनारों पर थोड़ा सा मोटाई ज्यादा मिल रही है। सिंपल सी चीज, क्या किनारों पर मोटाई ज्यादा मिल रही है? आप बोलेंगे हाँ सर, किनारों पर मोटाई ज्यादा मिल रही है ना। अब थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगाया, अगर किनारों पर मोटाई अगर ज्यादा मिल रही है बेटा, किनारों पर अगर मोटाई ज्यादा मिल रही है तो खुद सोचिए ना, क्या मैं इनको स्थूल कोण ऊतक बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? यानी ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं के किनारे सिर्फ किनारे, याद रखना, सिर्फ किनारे जो है उन पर वो कैसे हो गए हैं? मोटे हो गए। सिर्फ किनारे मोटे हुए हैं, ठीक है। बाकी जो कोशिका भित्ति है, हाँ अच्छा, आप बोलेंगे सर कैसे मोटे हो गए? वो भी अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये समझ में आएगा, किनारे मोटे हो गए। अब आप पूछेंगे कैसे हो गए? ध्यान से सुना, ये जो कोशिका भित्ति जो आपको दिखाई दे रही है लाल रंग की, इस कोशिका भित्ति में जो किनारे वाला भाग है ना, उसमें किसी पदार्थ का जमाव बढ़ गया है। किनारे मोटे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि कोशिका भित्ति लिख देता हूं, क्योंकि किनारे की, ध्यान से सुनना, किनारे की कोशिका भित्ति में, ध्यान से सुनना, किनारे की कोशिका भित्ति में, वर्ड जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज,
और मेरे भाई ध्यान से सुनना, पैक्टिन। क्या हो जाता है, इन पदार्थों का जमाव बढ़ जाता है। अब खुद सोचो, क्या ये यहां से यहां तक की कहानी समझ में आई है? एक 10वीं क्लास का बच्चा भी इस चीज को समझ लेगा। क्या कि भैया कॉलन कायमा यानी स्थूल कोण ऊतक को हमने स्थूल कोण क्यों बोला? क्योंकि सीधी सी बात है, इनके जो कोण हैं यानी इनके किनारे जो हैं वो स्थूलित है यानी मोटे हैं। आपने पूछा क्यों मोटे हैं, क्या हो गया ऐसा? तो हमने बोला इनके किनारे जो है ना, वहां पर जो कोशिका भित्ति मिल रही है, पर्टिकुलरली कौन, जो कोशिका भित्ति जो है ना, ये लाल रंग की जो मैंने आपको दिखाई है, तो किनारे वाले भाग की जो कोशिका भित्ति है, ये जो किनारे में जो कोशिका भित्ति है, यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, इनका जो जमाव है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहाँ पर भर भर के सेल्यूलोज, भर भर के पैक्टिन, भर भर के हेमीसेल्यूलोज डाल दिए, जिसकी वजह से फूल गई है कोशिका भित्ति किनारे पर, है ना। इस वजह से हमने इनको स्थूल कोण बोला। खत्म। इतनी सी बताएं, इतनी सी बात समझ में नहीं आई? सिंपल सी चीज थी, क्लियर है। चले आगे, याद रखना है। अब आप इस चीज को देख भी सकते हैं। ये देखिए लाल लाल रंग दिख रहा है आपको, आप अपनी बुक्स में भी देखिएगा। ये जो लाल लाल रंग है ये किस चीज को बता रहा है? फुलावट को बता रहा है। किसकी? कोशिका भित्ति की। क्या भर दिया है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। हाँ, आपका ये भी प्रश्न होगा, सर ये क्या है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन? बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बताएं, क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। चलें आगे। आइए बेटा आगे चलते। कितने बिंदु हो गए मेरे भाई? 4। आइए 5वां बिंदु बेटा जी यहां पर ध्यान से सुनना। ये याद आ रहा है आपको, मृदुतक जो था, कौन? आपका पैरेन्काइमा। क्या पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या था? भोजन का संचय। भोजन का अगर संचय कर रहा है तो भोजन बनाएगा भी, यानी मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, उठ जाओ मुन्ना, ध्यान से सुनो। पैरेन्काइमा में मुख्य रूप से मिलते थे हरित लवक। कहती सी बात समझ में आई? पैरेन्काइमा में हरित लवक मिलते थे, या मैं बोलूंगा मिलते हैं। ठीक है। आप पूछेंगे सर क्या मैक्सिमम पैरेन्काइमा में हरित लवक मिले थे? मैंने बोला हाँ, मैक्सिमम पैरेन्काइमा जो होते हैं उनमें हरित लवक मिलते हैं। और पैरेन्काइमा मिल भी कहां रहा था? मुलायम वाले भागों पर। कहां? पत्ती में। और पत्ती में क्या होएगा? प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? हरित लवक में होता है। इतनी तो बात समझ में आती है ना। अब आप ये पूछेंगे सर ये कॉलनकाइमा कहां मिलता है, और सर ये कॉलनकाइमा में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या करता है ये कॉलनकाइमा? इसका कार्य क्या है? ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। ध्यान से सुनना। कोशिका का आकार अगर मैं देखूं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की आकृति दर्शाते हैं। याद करिए पैरेन्काइमा कितने प्रकार की आकृति दर्शा रहा था? 4। कौन कौन सी? गोलाकार, अंडाकार, गोलाकार था, अंडाकार था, और याद करिए लंबवत, लंबे थे ना। और कैसा था? बहुकोण। था या नहीं था? तो बेटा जी यहां पर ना ये लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है। यानी जैसे देखो ये पैरेन्काइमा भी गोलाकार था, ये भी गोलाकार है। पैरेन्काइमा भी अंडाकार था, ये भी अंडाकार है। पैरेन्काइमा भी बहुकोणीय था, ये भी बहुकोणीय है। लेकिन पैरेन्काइमा ना ऐसे भी था, ये ऐसे नहीं है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये तो पैरेन्काइमा से लंबे होते। अरे मेरे भाई ये पैरेन्काइमा, ये कॉलनकाइमा है। ये पैरेन्काइमा, ये कॉलनकाइमा है। ये पैरेन्काइमा, ये कॉलनकाइमा है। ये सिर्फ पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा ऐसा नहीं है। अब तो प्रभु समझ गए होंगे कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये कॉलनकाइमा है,
ये पैरेन्काइमा है। दोनों पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को अगर मैं आकृति देखूं तो सेम है, गोलाकार है, गोलाकार है, लेकिन लंबाई किसमें ज्यादा दिख रही है? कोलेनकाइमा में। ये था वो बिंदु। आई होप समझ में आ गया होगा। ऊपर से तो नहीं निकला, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है। चलें आगे। तो बेटा जी इनकी आकृति कैसी होती है मेरे भाई, याद रखना इनकी आकृति कैसी होती है बच्चों। ये आपके अंडाकार भी हो सकते हैं और गोलाकार भी हो सकते हैं और बहुकोणीय भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। चले आगे। नेक्स्ट छठा बिंदु बेटा मैं आपको यहीं पर ही बता रहा हूं कि वैसे तो मैं बोलूंगा कि सभी कोलेनकाइमा में हरित लवक नहीं होते, लेकिन याद रखना कभी कभी ध्यान से सुनना बेटा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या आता है ध्यान से सुनना, कभी कभी यानी प्राय कभी कभी इनमें हरित लवक भी मिलता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो तो सिर्फ एक मजाक था। कभी कभी वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं बोलूंगा कभी कभी हटा देता हूं, मैं बोलूंगा कुछ कोलेनकाइमा में, कुछ कभी कभी तो सही वर्ड नहीं होगा, क्या कुछ कोलेनकाइमा, पेड़ के अंदर ऐसे कुछ कोलेनकाइमा होते हैं जिनमें हरित लवक भी मिलता है। लेकिन क्या पेड़ के अंदर सभी कोलेनकाइमा, सभी स्थूल कोण ऊतक में हरित लवक मिलता है? नहीं, कुछ कोलेनकाइमा में मिलता है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हरित लवक मिलेगा तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? आप सीधा बोलेंगे हाँ सर प्रकाश संश्लेषण होगा। मैं बोला अरे बाबा पैरेन्काइमा जैसा काम हो गया। भैया पैरेन्काइमा में भी तो क्या था, हरित लवक था। लेकिन जरा सोचिए, एक पैरेन्काइमा और एक कोलेनकाइमा की अगर मैं तुलना करूं तो ज्यादा हरित लवक किन में मिलता होगा? जो ज्यादा भोजन बनाते होंगे, जो ज्यादा भोजन को स्टोर करते होंगे। हमने देखा कि यहाँ पर हमने बोला कभी कभी नहीं, कुछ प्राय इनमें हरित लवक भी मिल जाता है। ठीक है, और अगर मिलेगा तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण करेंगे। लेकिन क्या इनका मेन कार्य प्रकाश संश्लेषण है? नहीं बंधु, ध्यान से सुनना, कोलेनकाइमा का मेन काम प्रकाश संश्लेषण नहीं है। ये तो चलो मिल गया हरित लवक तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, लेकिन मेन कार्य क्या है? ये तो जैसे एक होता है ना कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा मेन काम है। ठीक है, साथ साथ मैंने कोई दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली है ना, वो मेरा एक दूसरा काम है। तो मैं दो काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा मेन वर्क क्या है? पढ़ाना। वो मेरा दूसरा कार्य था ना। तो अब जरा सोचिए, यहां पर मैंने क्या बोला, इनका कोलेनकाइमा का मेन कार्य जो वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, दूसरा कार्य पहले बता दिया। क्या कि ये भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कब? जब इनमें भी हरित लवक होगा। तो आप बोलेंगे क्या मैक्सिमम कोलेनकाइमा में हरित लवक होता है? नहीं बच्चे, मैक्सिमम कोलेनकाइमा में हरित लवक नहीं होता। कुछ कोलेनकाइमा में हरित लवक होता है, कुछ जगहों पर। ठीक है, कहां पर होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे चलो बता ही देता हूं कहां पर होता है। पर्ण व्रंत, क्या ये नाम सुना है आपने? आप बोलेंगे हाँ सर सुना है। याद नहीं आ रहा क्या था? पत्ती की टहनी नहीं थी। अब जरा सोचिए, पत्ती की टहनी हरी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। उसमें क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण। हाँ हो जाता है मेरे भाई। उनमें हरित लवक मिलता है? हाँ मिलता है, और में भी होता है। तो जरा सोचिए, पर्ण व्रंत में, पत्ती की टहनी में, पर्ण की डंडी में ये मिलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछेंगे इनका मेन फंक्शन क्या है सर, इनका मेन कार्य क्या है? आइए कार्य की बात करते बेटा। इनके अगर मैं कार्य की बात करूं, किसके? कोलेनकाइमा के, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये दोहरा कार्य कर रहे हैं।
दोहरा कार्य कर रहे हैं। आप बोलेंगे दोहरा कार्य यानी मुख्य रूप से ये दो कार्य कर रहे हैं। एक है जैविक कार्य, जैविक कार्य। जैविक का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए शब्द थोड़े से भारी पड़ जाते हैं लेकिन समझना बहुत इजी है। जैविक का मतलब सजीव। आप मुझे बताएं, ये एक पेन है, क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा क्या मेरे भाई? ये एक पेड़, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। सोचो, सोचिए, क्या प्रकाश संश्लेषण सजीवों का लक्षण है कि निर्जीवों का है? आप बोलेंगे सजीवों का है। पर्टिकुलरली कौन से सजीव? आपके पेड़ पौधों का लक्षण है या नहीं है ना? अब आप मुझे बताएं, प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है। कौन? भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। जो क्या ये कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आप बोलेंगे हाँ सर कर रहे हैं, लेकिन ये मेन कार्य नहीं था। मैंने कब बोला ये मेन कार्य है? मैं तो बता रहा हूं दोहरा कार्य, जिसमें से एक कार्य मैंने आपको बता दिया है। मेन कार्य इनका क्या है? मेन, मुख्य कार्य क्या है इनका? ये मेन कार्य नहीं था। मेन कार्य क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। जो नए मैं बोलूंगा पौधे जो होते हैं नए, मतलब शिशु पौधा होता है, शिशु पौधा। आप बोलेंगे सर शिशु पौधा कौन सा होता है? अरे बेटा, बीज अंकुरित होएगा, बीज अंकुरित होएगा तो एक नया पौधा बनेगा ना। वो छोटा सा पौधा जो बनता है नया नया, वो क्या कहलाएगा? शैशवत या शिशु पौधा कहलाता है। ठीक है। अब इस ये जो नया जो शिशु पौधा होता है ना, ध्यान से सुनना, इस पौधे में जो तना होता है, जो तना होता है, ठीक है, और इन पौधों में जो पर्णवृंत होती है, ठीक है। आप मुझे बस इतनी सी बात बताएं, बिल्कुल अभी अभी बीज अंकुरित हुआ, उससे एक नया सा पेड़ निकला है, छोटा सा बच्चा सा है पेड़। समझना इस चीज को, ठीक है। हवा बहुत तेज चली है, टूट सकती है उसकी, सोचिए उसका तना टूट सकता है, उसकी पत्तियां जो नई नई खिली हैं, एक पेड़ अंकुरित हुआ था, एक बीज अंकुरित हुआ था, पेड़ बना था, उस पेड़ में टहनियां निकली थी छोटी छोटी, उन टहनियों पर क्या निकली थी? पत्तियां निकली थी। जरा सोचिए, क्या वो पत्तियां गिर सकती है? नहीं गिर सकती। तो क्या मुझे उस शिशु पौधे के तने में, या वो जो शिशु पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया जिसमें पर्ण आ गई हैं, उसकी पर्णवृंत जो है ना, क्या मुझे इन संरचनाओं को यांत्रिक सहारा देना है या नहीं देना? यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देना है या नहीं देना? देना है ना। तो बेटा जी ये कार्य जो होता है क्या? यांत्रिक सहारा, ये देने का कार्य, ये देने का कार्य कौन करता है बेटा जी? याद रखना है आपने, कौन? स्थूल कोण ऊतक, यानी आपका कोलन कायमा। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो कोलन कायमा के दो कार्य हैं, ये जैविक कार्य भी कर रहा है और ये यांत्रिक सहारा भी दे रहा है। ऐसे करना याद, ये जैविक कार्य भी कर रहा है और ये यांत्रिक सहारा भी दे रहा है। मेन काम क्या था इसका? यांत्रिक सहारा देना। मुख्य कार्य क्या था? यांत्रिक सहारा देना। किसको सहारा देना? जो नए नए शिशु पौधे होते हैं उनके तने को, और उनमें जो पर्णवृंत, पर्ण की जो वृंत होती है उनमें मिलता है, और उनमें जब मिलता है तो उनको क्या देता है? यांत्रिक सहारा। सिंपल सा था, समझ में आ गया? ठीक है। अब एक अंग्रेजी का वर्ड आपने सुना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। सुना है? फ्लेक्सिबिलिटी सुना है? जरा सोचिए, मैं आगे हो रहा हूं, मैं पीछे हो रहा हूं, आगे पीछे, मैं फ्लेक्सिबल हूं या नहीं हूं? बिल्कुल हूं ना। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर जो संरचना है वो आगे और पीछे मुड़ सकती है। कौन? मेरी रीढ़ की हड्डी। ठीक है जी। लेकिन जरा सोचिएगा, मेरा जो ये हाथ का ये वाला भाग है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, क्या ये भाग, इतना सा भाग ऐसे मुड़ जाएगा? सोचो, इतना सा भाग ऐसे मुड़ जाएगा, ये तो मुड़ गया, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का भाग ऐसे मुड़ जाएगा क्या? नहीं, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब जरा सोचिए, एक पेड़ पर जो पत्तियां होती हैं, हवा चलती है, हिलती रहती हैं। हाँ, हिलती रहती हैं। जरा सोचिए, उन पेड़ों की पत्तियों में
उन पत्तियों की डंडियों में, मुख्य रूप से डंडी हिल रही है तो किसके कारण हिल रही है? डंडी। अब जरा सोचिए, वो डंडी अगर वीक होती तो वो पत्तियां गिर सकती थी, और वो डंडी हिल भी रही है यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। यानी दोनों चीजें, क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और सहारा भी है उसके पास कि ना वो टूटेगी और हिल भी रही है। तो ये कार्य कौन करवा रहा है भैया? आपका स्थूल कोण ऊतक यांत्रिक सहारा दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, हिल भी सकते हैं तना भी और पर्णवृंत भी। साथ साथ एक दूसरा कार्य अगर मिल गया हरित लवक कॉलन कायमा में तो बेटा जी प्रकाश संश्लेषण भी कर देगा। प्रभु ये खत्म हुआ है हमारा क्या? कॉलन कायमा। इतना सा था मेरे बच्चों, क्या? कॉलन कायमा। बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? आखिरी पढ़े, आखिरी क्या? आखिरी आप बोलेंगे क्या सर आखिरी क्या? अरे आखिरी सरल स्थायी ऊतक, आखिरी सरल स्थायी ऊतक जो है स्क्लेरन कायमा, जिसे हम दृढ़ोतक भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा जी? दृढ़ोतक भी बोलते हैं, याद रखना है आपने। हिंदी में दृढ़ोतक और इंग्लिश में क्या? स्क्लेरन कायमा। कई बार इंग्लिश के स्क्लेरन कायमा को हिंदी के शब्दों में लिख देते हैं। चलो जो भी है, कुल मिलाकर समझ में आ गया ना। तीसरा सरल स्थायी ऊतक। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना पढ़ क्या रहे हैं। ये चैप्टर है ना, बड़े ऐसे ही हैं, ये बोरिंग भी होते हैं, याद भी नहीं होते। आराम से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा तो ठीक है। हाँ जी, स्क्लेरन कायमा दृढ़ोतक जो है, स्क्लेरन कायमा की हम बात कर रहे हैं। इनको भी बिंदु दर बिंदु आपने पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु बेटा जी जो आपने याद करना है, फटाफट सोचिए। पैरन कायमा की कोशिका कैसी थी? जीवित थी कि मृत थी? आप बोलेंगे सर जीवित थी। कॉलन कायमा की कैसी थी? जीवित थी कि मृत थी? सर वो भी जीवित थी। लेकिन ये तीन सरल स्थायी ऊतक, तीन ही तो थे, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। सरल हमारे स्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल जटिल। सरल तीन प्रकार के, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। इन तीन में से पैरन कायमा, कॉलन कायमा जीवित थे, लेकिन ये मृत ऊतक होता है। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इतनी सी बात समझ में आई? कैसा होता है बेटा जी? मृत ऊतक होता है। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। इनकी कोशिका भित्ति, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक पैरन कायमा की जब आपने कोशिका भित्ति की बात करी थी तो याद करिए, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या? कि पैरन कायमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, बोला था। कॉलन कायमा की भी पतली थी, लेकिन किनारे जो थे वो मोटे थे। पूरी मोटी नहीं थी कॉलन कायमा की, पर्टिकुलरली किनारे मोटे थे। यहाँ पर पूरी कोशिका भित्ति मोटी है। क्या बताओ, ये छोटे से बच्चों वाली चीज समझ में नहीं आई? पैरन कायमा की कोशिका भित्ति पतली, ठीक है। कॉलन कायमा की भी पतली थी, लेकिन सिर्फ किनारे मोटे थे। स्क्लेरन कायमा की पूरी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति, भूलना मत, मोटी होती है। और मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, नीट में प्रश्न उठता है यहां से। कोशिका भित्ति मोटी होती है। आप पूछेंगे सर कैसे? आप पूछेंगे सर कैसे? बता रहा हूं, आइएगा ध्यान से सुनना। ये मोटापन जो आ रहा है वो किसके जमाव के कारण आ रहा है? ध्यान से सुनना। देखिए, सेल्यूलोज तो यहां पर भी है, सेल्यूलोज तो यहां पर भी है। हेमी सेल्यूलोज यहां पर भी है। हेमी सेल्यूलोज यहां पर भी है। पैक्टिन यहां पर भी है।
समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला मैंने। सेल्यूलोज भी है यहाँ पर, हेमी सेल्यूलोज भी है यहाँ पर, पेक्टिन भी। आप बोलेंगे सर ये तीनों तो वहां पर भी मिल रहे थे कॉलन काइमा, लेकिन किनारे पर मिल रहे थे और मोटापा ला रहे थे। मैं बोला हाँ यहाँ पर भी है, लेकिन एक और चीज आपने याद रखनी है, क्या, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, जिसके कारण मेन मोटाई आ रही है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति मोटी हो रही है। लिखा हुआ ना साथ में, लिखा हुआ कोशिका भित्ति कैसी है बेटा, मोटी हो रही है। काहे, किस वजह से, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में एक और कार्बोहाइड्रेट होता है इनके अलावा, जिसका नाम है बेटा जी, भूल मत जाना, स्टार बना रहा हूं, प्रश्न बनता है, लिग्निन। याद रखना है, क्या, लिग्निन, ठीक है। लिग्निन वो मेन पदार्थ है कोशिका भित्ति में मिलने वाला, जिसके कारण ये मोटी हो रही है। आप बोलेंगे सर समझ में आ गया, नहीं आया क्या, फिर से बोलूं, फिर से सुनना। देखो, कॉलन काइमा की कोशिका भित्ति मोटी थी, हाँ थी, लेकिन कहां पर थी, किनारे पर थी। क्यों थी, क्योंकि ये तीनों का जमाव ज्यादा हो गया था। चलो जी सीएफ समझ में आ गया। देखो पहले पैरन काइमा से स्टार्ट कर। देखो पैरन काइमा से, मेरे को पता है आप में कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, ध्यान से सुनना, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले पैरन काइमा, पैरन काइमा की कोशिका भित्ति पतली थी। क्यों, क्योंकि उसमें ये जो सेल्यूलोज है ना, ये कम मात्रा में था। हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, लेकिन ये कम मात्रा में थे, सब कम मात्रा में थे। वहां पर कोई लिग्निन नहीं था, याद रखना। फिर हमने बात करी कॉलन काइमा की। कॉलन काइमा की भी भित्ति पतली थी, लेकिन पर्टिकुलरली किनारों पर मोटी हो गई थी। क्यों, क्योंकि ये तीन पदार्थ एक्स्ट्रा जम गए थे, वहां पर जमाव बढ़ गया था इनका। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चले आगे, चलो जी। अब हमने बोला यहां पर कोशिका भित्ति और भी ज्यादा मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई है। क्यों, क्योंकि ये तीन तो बड़े हुए मिल रहे हैं, साथ साथ ये पदार्थ जो है ना लिग्निन, इसके जमाव के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण मोटाई और ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा बढ़ गई है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या, ये बहुत फेमस प्रश्न पहले पूछा जाता था कि कौन सा सरल स्थायी ऊतक, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, कौन सा सरल स्थायी ऊतक लिग्निफाइड ऊतक कहलाता है, लिग्निफाइड ऊतक। तो मेरे बच्चों याद रखना, ये जो ऊतक जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो ऊतक होता है कौन सा, दृढ़ोतक, यानी स्क्लेरन काइमा जो होता है, इसको हम लिग्निफाइड ऊतक बोलते हैं। अब कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा, बस इतनी सी बात, जो हमने तीन प्रकार के सरल स्थायी ऊतक पढ़े, पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, मात्र, ध्यान से सुनना, मात्र, कान खोलकर सुनिएगा, मात्र, कानों को बिल्कुल सुन खोल लीजिए, क्या, मात्र सिर्फ और सिर्फ लिग्निन किस में मिलता है, स्क्लेरन काइमा में मिलता है, और किस में नहीं मिलता है, और इसी के कारण मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ना मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो एक बच्चा है, बिल्कुल सूकड़ हड्डी है, बिल्कुल पतला सा बच्चा है, और एक बच्चा है बिल्कुल तगड़ा हट्टा गट्टा मोटा। ठीक है, आप मुझे बताएं, मुझे अगर सहारे की जरूरत है, मुझे मान लो अगर सहारे की जरूरत है, तो मैं दोनों में से, उन दोनों में से किसको बुलाऊंगा। रमेश बिल्कुल सूकड़ हड्डी है और सुरेश जो है बिल्कुल हट्टा कट्टा है, मैं किसको बुलाऊंगा। मुझे सहारे की जरूरत है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे सहारे की जरूरत है, मैं किसको बुलाऊंगा, उस पतले से पहलवान को बुलाऊंगा क्या, नहीं, किसको बुलाऊंगा, सुरेश को, मोटा है, संभाल लेगा मुझे, है ना, सहारा देगा मुझे, कौन, वो मोटा सा। ठीक है, अब आप मुझे बताना, जो हमने तीन प्रकार की सरल स्थायी ऊतक पढ़े, उनमें से सबसे ज्यादा मोटी कोशिका भित्ति किसकी मिली। आप बोलेंगे सर स्क्लेरन काइमा की मिली। उससे थोड़ा सा कम सर कॉलन काइमा की पर्टिकुलरली मोटी मिल रही थी कोशिका भित्ति, लेकिन किनारों पर, पैरन काइमा में तो थी नहीं मोटी। अब आप मुझे बताएं कौन मेन
कौन मेन यांत्रिक सहारा देगा? मुख्य यांत्रिक सहारा उन तीनों में से कौन देगा? आप सीधा बोलेंगे सर इनका मेन कार्य जो है, कितने बिंदु हो गए? 2। इनका मुख्य कार्य जो है, इनका मुख्य कार्य यांत्रिक सहारा देना होता है। यांत्रिक सहारा देना होता है। बताएं प्यारे बच्चों, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी कई सारी चीजें हैं। हमने कार्य पहले ही देख लिया, जय राम जी की, हमने कार्य पहले ही देख लिया। इसका कार्य क्या भैया? ये यांत्रिक सहारा देगा। क्यों देगा? कोशिका भित्ति इसकी बहुत मोटी है। ठीक, डनाडन डन। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। चौथा बिंदु बेटा ध्यान से सुनना, इनमें भी अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं मिलता। अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं मिलता है यहां पर भी। जैसे कॉलन कायमा में भी नहीं मिल रहा था, यहां पर भी नहीं मिल रहा। क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश यहां पर नहीं है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? आइए नेक्स्ट, पांचवा बिंदु बेटा यहां पर देखिएगा बेटा, ये एक कोशिका है। ध्यान से देखना बेटा, ये एक कोशिका है और ये उस कोशिका की लाल रंग की, ध्यान से देखना, कोशिका भित्ति है। ये लाल रंग की क्या है बच्चों? कोशिका भित्ति है। ध्यान से सुनना, ये जो लाल रंग की मैंने दिखाई है ना, ये है कोशिका भित्ति। ठीक है। अब प्यारे बच्चों जरा सोच समझकर मुझे जल्दी से इतनी सी बात बताएं। इस कोशिका को आप जरा देखो, और एक और कोशिका बना रहा हूं। देखो, एक और कोशिका मैं बनाता हूं। एक और कोशिका बनाता हूं, जरा थोड़ा सा समय दें, सुनिएगा। देखिए, ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। इसमें भी लाल रंग की कौन है बेटा? कोशिका भित्ति है। और इस वाली कोशिका में भी लाल रंग की कौन है बेटा? कोशिका भित्ति ही है। ठीक है। अब आप मुझे बताना, क्या दोनों कोशिकाओं को देखकर, ए कोशिका और बी कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं को देखो और गौर से देखो, क्या इनकी कोशिका भित्ति को जब आप देख रहे हो तो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे आपने नॉर्मली एक शब्द सुना होगा गड्ढा, गड्ढा सुना? गड्ढे को, जैसे हमारी जमीन है, उस जमीन में गड्ढा मिल गया, खोखली जगह होती है ना, जमीन में गड्ढा होता है। जरा सोचिए, मैं इस कोशिका भित्ति के ऊपर चल रहा था, चलते 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 मुझे मिल गया गड्ढा, फिर आगे चलते 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 फिर मिल गया गड्ढा। जरा सोचिए, क्या कोशिका भित्ति में गड्ढे मिल रहे हैं? तो याद रखना, पांचवा बिंदु, इनमें गर्त का मतलब समझ में आया? गड्ढे। याद रखना, इनमें गर्त उपस्थित होते हैं। अब आप बोले हाँ सर, गड्ढा यहां पर भी दिख रहे हैं, गड्ढे यहां पर भी दिख रहे हैं, लेकिन जरा देखिएगा, इस गड्ढे को देखना, ये जो गड्ढा जो था, इस गड्ढे को देखो, ध्यान से देखो, और इस गड्ढे को देखो, दोनों में अंतर है ना? ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं, और यहां पर ऐसा जैसे छेद सा बन रहा हो,
लग रहा है ना, ऐसा छोटा सा छेद सा लग रहा है, छेद सा लग रहा है, ये सीधे सीधे गड्ढे हैं। ठीक है, अब ऐसे जो गड्ढे होते हैं, ऐसे जो गर्त होते हैं, ये जो गर्त जो मैंने यहां पर आपको दिखाए हैं, ये गर्त जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखना गर्त कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, दो। एक का नाम होता है सरल, एक का नाम होता है सरल, जिनको हम याद रखना सिंपल पिट्स। अच्छा, गर्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। ठीक है, सरल गर्त, और दूसरे जो होते हैं बेटा जी याद रखना आच्छादी, आच्छादी गर्त, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हैं बेटा जी आपके आच्छादी गर्त, याद रखना ये वाले कौन से हैं, आच्छादी गर्त हैं। ये वाले जो हैं बच्चों ये हमारे आच्छादी हैं। ठीक है, जबकि ये वाले जो हैं ये बेटा जी हमारे सरल हैं। अब नाम में भी जरा देखिए, आच्छादी में छेद वर्ड आ रहा है, ऐसे लगेगा जैसे एक छिद्र सा पैदा हो रहा है। जब यहां पर मैं जाऊंगा तो एक छेद सा पैदा हुआ जिसके अंदर मैं घुस गया। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये कौन से गर्त हैं आपके, आच्छादी बॉर्डर पिट्स हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया ये वाले कौन से हैं, सरल गर्त हैं, याद रखना। तो दो प्रकार के गर्त मिलते हैं, किनवे किनवे किनवे, याद रखना। स्क्लेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना। चलें आगे। अब आखिरी बिंदु मेरे भाई, आखिरी बिंदु ध्यान से सुनना, आखिरी बिंदु बेटा जी, ये जो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, ये आकार में, विकास में, क्या क्या बोला मैंने, आकार में, विकास की दृष्टि से अगर मैं देखूं, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये स्क्लेरेन्काइमा आधार पर कौन बेटा आपके दृढ़ोतक जो है, यानी स्क्लेरेन्काइमा जो है ये आपकी दो प्रकार की है। एक होते हैं रेशे, जिनको हम तंतु या इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स बोलते हैं, और एक होते हैं बेटा जी याद रखना, भूल मत जाना, दूसरे को हम क्या बोलते हैं याद रखना, दृढ़ कोशिका। सिर्फ नाम क्या देते हैं हिंदी में, दृढ़ कोशिका। अब ये नाम ना हमारी बुक्स में नहीं होता है, मैं लेकर आया हूं तो याद रख लेना। हमारी बुक्स में क्या नाम दे रखा है, हमारी बुक्स में नाम दे रखा है बच्चों, याद रखना, स्क्लेराइड। ये नाम दे रखा है हमारी बुक में, क्या, स्क्लेराइड। हालांकि ये स्क्लेराइड वर्ड इंग्लिश का है, इंग्लिश में स्क्लेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जी कुल मिलाकर आपके दो प्रकार की क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो होता है। आकार के आधार पर अगर मैं देखूं तो मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा क्या अंतर है दोनों में, बहुत सिंपल सा अंतर है, बहुत सिंपल सा। क्या, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये संकरी होती हैं, लंबी, नुकीली, याद रखना क्या बोला बेटा जी मैंने यहां पर, लंबी है और नुकीली है और संकरी है। अब खुद सोचिए इनके अंदर केंद्रक होगा। अरे बेटा मृत कोशिकाएं हैं, मृत का मीनिंग समझ में आता है ना, मृत का मतलब बता चुका हूं आपको। मृत कोशिकाएं क्या होती है, जिनके अंदर ना ही कोशिका झिल्ली, ना ही कोशिका द्रव्य, ना ही कोई कोशिका अंगक, ना ही केंद्रक, कुछ नहीं मिलेगा, केवल कोशिका भित्ति मिलेगी।
समझ में आया? तो ये है बेटा लंबी नोकीली संकरी होती हैं, ऐसी स्क्लेरन काइमा को हम क्या बोलते हैं? रेशे या तंतु। अब इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण बताऊं, आप नारियल देखा है आपने? छीलने वाला होता है ना, छीलने वाला, उस छीलने वाले नारियल में कहीं ना कहीं तंतु नहीं निकलते, फाइबर्स होते हैं ना, वो यही तो होते हैं मेरे भाई, याद रखना क्या होते हैं? यही होते हैं। कौन? स्क्लेरन काइमा होते हैं वो, याद रखना क्या होते हैं वो? स्क्लेरन काइमा। झाड़ू बनाई जाती थी, पता है ना आपको, पहले झाड़ू बनाई जाती थी। चलिए अभी के लिए इतनी सी बात। जो रेशे होते हैं, जैसे आपका जूट होता है उसके भी रेशे होते हैं, तो मेरे ख्याल से कोकोनट के रेशे यानी आपके नारियल के रेशे आपको याद आ गए होंगे। जो वो नारियल जिसको हम छीलते हैं उसमें जो ब्राउन भूरे रंग के रेशे निकलते हैं वो क्या होते हैं? आपके याद रखना स्क्लेरन काइमा होता है, दृढ़ोतक होता है। क्या कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा जी? वो रेशेमय होती है। दूसरा, दृढ़ कोशिका स्क्लेराइड्स ये कैसी होती है? तो बेटा जी याद रखना ये होती है गोलाकार या अंडाकार। गोलाकार या अंडाकार। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ये हैं लंबे लंबे और ये हैं गोल गोल या अंडाकार है। ठीक है, अब ये कहां पर मिलते हैं मेरे भाई? अब आप मुझे बताना, थोड़ा सा ना इमेजिन करके सोचना, आप में से किन किन बच्चों ने अमरूद खाया है? खाया अमरूद? आप बोलेंगे हाँ सर अमरूद खाया। आप में से किस किस बच्चे ने नाशपाती खाई है? आप में से किस किस बच्चे ने चीकू चूकी नहीं चीकू खाया है? खाया है? जिन्होंने नहीं खाया है, अगली बार जब खाओ क्या, या तो अमरूद या नाशपाती या चीकू जब खाओ तो मुंह में ना उसका जो गूदा होता है ना, इनका गूदा जो होता है, ठीक है, इस गूदे को फील करना, इस गूदे को फील करना, जो खाने योग्य भाग जो होता है उसको फील करना। दाने दाने से फील आएंगे, दाने दाने से। आते हैं कि नहीं आते हैं? जरा सोचिए, आते हैं ना? तो याद रखना वो जो दाने से जो फील होते हैं ना, अमरूद में या नाशपाती में या चीकू में दाने दाने से जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी? स्क्लेराइड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक और उदाहरण देता हूं बस आखिरी, जल्दी से मुझे बताएं, चाय पिए आपने? आप बोलेंगे हाँ सर कैसी बात कर रहे हैं, बिना चाय के तो हमारे लिए जीवन अधूरा है। बेटा मेरे लिए भी है ना? चलो आप मुझे बताएं, चाय पीते हैं आप? हाँ पीते हैं। चाय जो होती है कैसे बनाई जाती है? आप बोलेंगे सर दूध डाला, चीनी डाली, पानी डाला और चाय पत्ती डाली, डालते ना पत्ती। बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक तुलसी की पत्ती ले लेता हूँ और एक चाय की पत्ती लीफ, दोनों पेड़ों की। एक पेड़ देखा होगा आपने, चाय के बागान देखे टीवी में, होती है ना, उनकी पत्तियां होती हैं। तो हमने एक चाय का बागान था, उससे पत्ती निकाली, और हमारे घर पे एक तुलसी का पेड़ था, उसकी हमने पत्ती ले ली और दोनों को हमने सुखा दिया। क्या हुआ? कुछ दिन बाद हमें क्या मिला? जो तुलसी की पत्ती थी वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, उसके दाने दाने हमें नहीं मिले, लेकिन जो इसकी पत्ती थी ना, चाय वाली टी प्लांट्स की पत्ती जो थी, उसके दाने दाने से मिल रहे हैं। अरे प्रभु जरा सोचो, जो आप चाय पत्ती डाल रहे हो ना, वो चाय पत्ती ब्लैक कलर की जो काली रंग की होती है, ये कहां से मिलती है? ये वास्तव में पत्तियां ही होती हैं, लीफ ही होती हैं, बस इनको सुखाकर दानों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये दाने कौन है? चाय पत्ती के दाने कौन है? ये स्क्लेराइड हैं। तो याद रखना, जो चाय पत्ती होती है उसमें भी मिलते हैं कौन? स्क्लेराइड। तो बेटा स्क्लेराइड गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। अमरूद, नाशपाती, चीकू का जो गूदेदार भाग होता है, कौन सा भाग? गूदेदार भाग जो होता है, गूदेदार भाग जो होता है उसमें मिलती है स्क्लेराइड्स, और चाय पत्ती में भी मिलती है स्क्लेराइड्स। जबकि रेशे थोड़ी सी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, नुकीली होती हैं, संकरी होती हैं। याद रखना, तो दो प्रकार की है बेटा जी आपकी स्क्लेरन काइमा। खत्म हो गया बेटा हमारा स्क्लेरन काइमा, और इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया है क्या? हमारा सरल स्थायी ऊतक। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले होंगे? जटिल स्थायी ऊतक। लेकिन उससे पहले
मैं लेकर आ जाता हूं क्विज। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उपरोक्त में से कौन मृत स्थायी ऊतक है? मृत स्थायी ऊतक कौन है इन चारों में से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सभी जल्दी से सोचिए मृत स्थायी ऊतक कौन था? दूसरा प्रश्न बच्चों, ऐसा यांत्रिक ऊतक कौन सा है जिसमें लिग्निन नहीं होता? कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं होता है? नहीं होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन घूमा हुआ सा है, मैं भी घूम गया था इसको सुनने के बाद में। करिए करिए करिए, ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम दे रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और फिर सोच कर करिएगा, घुमा देगा नहीं तो ये प्रश्न। चलिए अब समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो था बेटा जी वो था, उपरोक्त में से कौन मृत स्थायी ऊतक है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं पैरेन्काइमा जीवित है, कोलेनकाइमा जीवित है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो था वो मृत है। तो आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आंसर यही लगा है, स्क्लेरेन्काइमा मृत था, बाकी ये दोनों कैसी थी? जीवित थी कोशिकाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा घुमा दिया, वास्तव में इसने घुमा दिया। क्या ऐसा यांत्रिक ऊतक कौन सा है जिसमें लिग्निन नहीं होता? आप बोलेंगे सर लिग्निन तो हमारा सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा में मिला था, सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन जो था वो सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा में मिला था, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप बोलेंगे सर फिर कैसे होएगा? आंसर क्या आएगा? हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। मैंने भी यही गलती कर दी थी, इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, लेकिन बाद में जब पढ़ा आ गया आंसर। जरा पहला शब्द देखना, ऐसा यांत्रिक ऊतक कौन सा है? पर्टिकुलरली प्रश्न का पहली लाइन जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, यांत्रिक ऊतक पूछा है। जरा सोचिए, पैरेन्काइमा यांत्रिक ऊतक था क्या? नहीं। क्लोरेन्काइमा क्या था? ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें हरित लवक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। यानी ये भी एक प्रकार का पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा यांत्रिक ऊतक नहीं था। भैया हमारे यांत्रिक ऊतक तो यही दो ही तो थे, सिर्फ दो ही तो यांत्रिक ऊतक थे। जरा सोचिए, जो यांत्रिक सहारा दे रहे थे दो ही थे। कौन? एक तो कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। और मेन यांत्रिक सहारा कौन देता है? कोलेनकाइमा के स्क्लेरेन्काइमा? मेन कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा पर्टिकुलरली किसको देता है? जो नए शिशु पौधे होते हैं। अब जरा सोचिए, बाहर जो बरगद का पेड़ है, क्या वो शिशु पौधा है क्या इतना लंबा? नहीं ना। तो उसमें यांत्रिक सहारा उसको कौन दे रहा है? स्क्लेरेन्काइमा दे रहा है मेरे बच्चों। समझ में आया? अब आप मुझे बताएं, इस प्रश्न में इस बिंदु के आधार पर पूछा था। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन ये पूछा कि यांत्रिक ऊतक कौन सा है? हम जानते हैं यांत्रिक ऊतक ये दो हैं, ये तो है नहीं, और ये एक प्रकार का पैरेन्काइमा था, ना ये है ना ये है, ये दोनों यांत्रिक ऊतक है। ठीक है, अब इन दोनों में से ये पूछा था कि किसमें लिग्निन नहीं होता? लिग्निन भैया स्क्लेरेन्काइमा में होता है, किसमें नहीं होता? कोलेनकाइमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सेकंड। बताएं, क्वेश्चन अच्छा था, घुमा दिया, कईयों का माथा घूम गया। जिनका घूम गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं घूमा है उनको और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बेटा जी, ये था बेटा जी आज का क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे जटिल स्थायी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके देन।